प्रश्न एक, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के बने हैं। उत्तर, भारतीय समुद्री क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आदि द्वीपों पर भी प्रवाल निर्मित हैं। ये प्रवाल लाल सागर और फारस की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। प्रश्न दो, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। उत्तर, मालवा पठार अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच स्थित है। प्रश्न तीन, नमामि गंगे परियोजना क्या है। उत्तर, नमामि गंगे भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य पवित्र गंगा नदी को पुनर्जीवित करना है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना नदी की सफाई और संरक्षण, प्रदूषण को रोकने और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रश्न चार, गंगा की प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। उत्तर, गंगा की दो मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा हैं। ये उत्तरांचल राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। प्रश्न पाँच, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है लिखिए। उत्तर, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है, जबकि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न, प्रतिरूप उस स्थान की जलवायु कहलाती है। प्रश्न छह, हिमालय का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है लिखिए। उत्तर एक, हिमालय पर्वत उत्तर में साइबेरिया तथा उत्तरी ध्रुव की ओर से आने वाली शीतल तथा बर्फीली पवनों के मार्ग में बाधक बनकर उन्हें भारत में आने से रोक देता है। यदि ये पवनें भारत में प्रवेश कर जाती तो संपूर्ण उत्तरी भारत हिम से जम जाता। दो, हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर से आने वाली ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें भारत में वर्षा करने को विवश कर देता है। यदि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत न होता तो उत्तर का विशाल मैदान शुष्क मरुस्थल में परिणत हो गया होता। तीन, हिमालय पर्वत के उच्च शिखरों पर जमी हुई हिम ग्रीष्म ऋतु में भी नदियों को सतत रूप से जल प्रदान करती रहती है तथा उन्हें सदानीरा बनाए रखती है। इससे समस्त उत्तरी भारत को ग्रीष्म ऋतु में भी कृषि फसलों की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता रहता है। प्रश्न सात, मृत्यु दर किसे कहते हैं। उत्तर, किसी विशेष क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों के पीछे एक वर्ष में मरे व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। प्रश्न आठ, प्रवास जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है लिखिए। उत्तर, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। प्रश्न नौ, वन विनाश किसे कहते हैं। उत्तर, वन विनाश या वन्यजीव नाश जब जंगली जीवों की संख्या में कमी होती है और उनका प्राकृतिक आवास हमारे वस्तुनिर्माण, उपयोग और अन्य मानव गतिविधियों से प्रभावित होता है तो उसे वन विनाश कहा जाता है। प्रश्न 10, वन ग्राम किसे कहते हैं। उत्तर, वन ग्राम उन गांव को कहा जाता था जिन लोगों को आरक्षित वन में जाने की अनुमति प्राप्त थी, लेकिन बदले में उन्हें वन विभाग के लिए बेगार खटना पड़ता था। ऐसे लोगों को लकड़ी की कटाई और ढुलाई करनी होती थी और जंगल को आग से बचाना होता था। इस तरह के गांवों को वन ग्राम का नाम दिया गया। प्रश्न 11, बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं। उत्तर, बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गांवों में पाए जाते हैं। वे अपने मवेशियों के लिए चारागाह की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। प्रश्न 12, प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें बताइए। उत्तर, उत्तर प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें निम्न है। एक, गैर कृषि भूमि चरवाहों से छीनकर खास लोगों को दे दी गई। दो, कुछ चरवाहों को नए क्षेत्र में भेजकर गांव का मुखिया बनाया गया। तीन, जिन्हें भूमि दी गई उन खास लोगों को वहां रहने, कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा अनेक प्रकार की छूट भी दी गई। प्रश्न 13, संविधान सभा क्या है लिखिए। उत्तर, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 और संविधान सभा और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा, जो जनसाधारण द्वारा
निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक निकाय है और जो संविधान का मसौदा तैयार करने या अपनाने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे, कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न 14, संघीय सरकार क्या है, लिखिए। उत्तर, संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है। संघीय शासन व्यवस्था पूरी तरह केंद्रीयकृत व्यवस्था न होकर संघवाद के आधार पर व्यवस्था होती है, जिसमें राज्यों का संघ होता है और एक केंद्रीय शक्ति होती है। शक्ति का विभाजन केंद्र एवं राज्यों में किया जाता है। प्रश्न 15, आम चुनाव क्या है, लिखिए। उत्तर, चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्रों के लोग विधायिका के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं। प्रश्न 16, उपचुनाव क्या है, लिखिए। उत्तर, आमतौर पर चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होते हैं। आम चुनाव के बीच के कार्यकाल में किसी वजह से सीट खाली होती हैं, जैसे किसी प्रत्याशी के 2 जगह से चुनाव लड़े की वजह से या किसी वजह से त्याग पत्र देने की वजह से या पद पर रहते हुए किसी की 5 वर्ष के कार्यकाल के बीच में मृत्यु होने की वजह से। यदि दोबारा बीच में चुनाव होते हैं, उस बीच की अवधि में होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। प्रश्न 17, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। उत्तर, कार्यशील पूंजी वह धन होता है जिससे बिजनेस का संचालन किया जाता है। बिजनेस को चलाने में जितना भी फंड लगता है वह सभी कार्यशील पूंजी कहलाता है। प्रश्न 18, बहुविध फसल प्रणाली क्या है, लिखिए। उत्तर, कृषि में एक ही फसल के बजाय एक वर्ष के लिए एक ही भूमि में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने की प्रथा है। यह फसल प्रणाली किसानों को अपनी फसल उत्पादकता को दोगुना करने में मदद करती है। इस तरह वे अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। प्रश्न 19, शिक्षित बेरोजगारी भारत के विकास में बाधक है, अपने विचार लिखिए। उत्तर, 1, अर्थव्यवस्था में असमानता। शिक्षित बेरोजगारी एक अर्थव्यवस्था में असमानता बढ़ाती है। शिक्षा में सफल होने के बावजूद भी रोजगार की कमी ने व्यक्ति को समृद्धि से दूर कर दिया है। 2, नए उद्यमिता का असमर्थन। शिक्षित युवा नए विचार और उद्यमिता की दिशा में अग्रसर हो सकता है, लेकिन बेरोजगारी के कारण उसका उद्यमिता में भाग लेना दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। 3, सामाजिक समरसता की कमी। शिक्षित बेरोजगारी समाज में समरसता की कमी लाती है, क्योंकि विभाजन और असमानता बढ़ती है। 4, असंतुलन में वृद्धि। शिक्षित बेरोजगारी से भारत के रूरल और अर्बन क्षेत्रों में असंतुलन बढ़ रहा है, जिससे समाज में तनाव उत्पन्न हो रहा है। प्रश्न 20, भारत किस क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सृजित कर सकता है, लिखिए। उत्तर, सेवा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता है। भूमि की अपनी एक निर्धारित सीमा है जिसे बदला नहीं जा सकता है। अतः कृषि क्षेत्र में हम अधिक रोजगार के अवसर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कृषि में पहले से ही छिपी बेरोजगारी विद्यमान है, जबकि दूसरी ओर उद्योग स्थापित करने में बड़े पैमाने एक संसाधन की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति हम सरलता से नहीं कर सकते हैं। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और जिसे उचित शिक्षा, पेशेवर गुणवत्ता एवं कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता है। कुशल लोगों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग होती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में सेवा क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। प्रश्न 21, भारत की संसद के मुख्य कार्य लिखिए। उत्तर, संसद की शक्तियों और कार्यों को निम्नलिखित प्रमुखों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1, विधायी शक्तियां। 2, कार्यकारी शक्तियां। 3, वित्तीय शक्तियां। 4, घटक शक्तियां। 5, न्यायिक शक्तियां। 6, चुनावी शक्तियां। 7, अन्य शक्तियां। नोट, कृपया इनको पेपर में विस्तार से लिखें। प्रश्न 22, उपराष्ट्रपति के कार्यों को लिखिए। उत्तर, 1, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। 2, वह राज्यसभा में पेश किसी विधेयक पर विचार विमर्श एवं मतदान कराता है। 3, वह राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। 4, वह राज्यसभा सदस्यों के विशेषाधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है।
5 जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। प्रश्न 23 भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। 1 छोटा नागपुर का पठार, 2 बुंदेलखंड का पठार, 3 गंगा यमुना का पठार, 4 विंध्याचल का पठार, 5 महानदी, 6 कृष्णा नदी, 7 यमुना, 8 नर्मदा नदी। नोट, इस प्रश्न में दिए गए पॉइंट्स को स्वयं हल करके देखना है। प्रश्न 24 वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र आवश्यक क्यों है, लिखिए। उत्तर निम्नलिखित कारण हैं जिनकी वजह से हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है। 1 लोकतंत्र कानून और व्यवस्था बनाए रखने में व्याख्या करता है और सहायता करता है। 2 लोकतंत्र की बदौलत नागरिक सरकार चलाने के लिए अपना नेतृत्व चुन सकते हैं। 3 लोकतंत्र जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना नागरिकों को समान अधिकारों की गारंटी देता है। 4 लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से निर्णय लेने की दक्षता में सुधार होता है और व्यक्तिगत नागरिकों की गरिमा बढ़ती है। 5 असहमतियों और तर्कों से निपटने की रूपरेखा, साथ ही अपनी गलतियों दी सुधारने की क्षमता लोकतांत्रिक सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। प्रश्न 25 विश्व के 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। उत्तर भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 26 रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों को लिखिए। उत्तर 1 जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। जार का शासन अफसरशाही था जो जनताओं की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। 2 मजदूरों की स्थिति दयनीय। जार के शासन में मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, जिससे मजदूर जार के शासन के प्रति संतोष नहीं थे। प्रश्न 27 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, कारण लिखिए। उत्तर प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में रूसी जनता जार के साथ थी, परंतु जार द्वारा ड्यूमा के प्रमुख दलों से सलाह लेने के इनकार के कारण उसने रूसी जनता का समर्थन खो दिया। जार द्वारा 25 फरवरी 1917 को ड्यूमा को बर्खास्त करने के फैसले से असंख्य लोग जार के खिलाफ खड़े हो गए। तब 2 मार्च को जार गद्दी छोड़ने को मजबूर हो गया। प्रश्न 28 हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के लाभ लिखिए। उत्तर भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है। जो भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा भूमार्ग एवं पर्वतीय दरों की सहायता से, वही भाग इसे उत्तर, पश्चिम एवं पूर्व दिशा में इसके पड़ोसी देशों से जोड़ता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला गया है, जिससे भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशियाई, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी तट से पूर्व एशिया के देशों के साथ नजदीकी संबंध बनाने में मदद मिलती है। भारत की सामरिक स्थिति ने प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्ग से विचारों एवं सामान के आदान प्रदान में सहायता प्रदान की है। यही कारण है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दर्रों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता था। उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों, भारतीय अंकों और देशमलव प्रणाली संबंधित विचार इसी माध्यम से विश्व के अन्य भागों में पहुंचा था। मसाले, मलमल और व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया जाता था। दूसरी ओर यूनानी मूर्तिकला पश्चिम एशिया से विभिन्न प्रकार के गुंबद एवं मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। हिंद महासागर में किसी भी अन्य देश का समुद्र तट भारत जितना बड़ा नहीं है और वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नामकरण भारत के नाम पर किए जाने को सही ठहराता है। प्रश्न 29 भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, लिखिए। उत्तर मानक मध्याह्न रेखा अथवा मानक देशांतर किसी देश के मानक समय को निर्धारित करती है। पूरे देश में सभी कार्य इसी रेखा के समय के अनुसार होते हैं। यदि ऐसा न हो तो देश की परिवहन एवं संचार व्यवस्था, कार्यालयों में होने वाले कार्य तथा अन्य सभी गतिविधियों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी। अतः भारत के लिए भी मानक देशांतर रेखा का होना अनिवार्य है। हमारे देश में 82-30 की देशांतर रेखा को मानक देशांतर निर्धारित किया गया है। प्रश्न 30 निर्गम कीमत एवं सब्सिडी को समझाइए।
उत्तर एक निर्गम कीमत जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तब उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। दो कृषि सब्सिडी, जिसे कृषि प्रोत्साहन भी कहा जाता है। एक सरकारी प्रोत्साहन की जो कृषि व्यवसायों, कृषि संगठनों और फार्मों को उनकी आय को पूरक करने, कृषि वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंधन करने और ऐसी वस्तुओं की लागत और आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए दिया जाता है। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गर्मियों की छुट्टी का आनंद ले हमारे न्यू चैनल साथ एवं सब्सक्राइब करें। चैनल नाम जस्ट फॉर किड्स, सर्च करें @GKTCS 123।